अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स किस चीज से बना है? क्या क्वार्ट्स, ग्लूऑन्स और पार्टिकल्स रियलिटी को शेप देते हैं? अगर आप क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 पार्टिकल फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को आसानी से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 11 को सिंपल और एंगेजिंग वे में समझेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स को बोरिंग समझना बंद करें। ये वीडियो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड कनेक्शंस और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ है। वीडियो को लाइक करें, फिजिक्स डायनामिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि हर इम्पोर्टेंट टॉपिक आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पार्टिकल फिजिक्स के वर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई आर ग्लूऑन्स शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल्स एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ग्लूऑन्स शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल्स क्यों कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्लूऑन्स है क्या। अगर सिंपल लफ्जों में कहें तो ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के मैसेंजर हैं। ये क्वार्क्स के दरमियान फोर्स को एक्सचेंज करते हैं जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर मजबूती से जोड़ कर रखती है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर मजबूती से जोड़ कर रखते हैं। अब हम स्टडी करेंगे ग्लूऑन्स की कुछ खास बातें जिनमें से नंबर 1 पे है कलर कन्फाइनमेंट। ग्लूऑन्स कलर चार्ज कैरी करते हैं जो इनको फ्री नहीं होने देता। ये हमेशा क्वार्क्स के अंदर कन्फाइंड रहते हैं, इसी वजह से ये लॉन्ग रेंज फोर्स ट्रांसफर नहीं करते। नंबर 2 सेल्फ इंटरेक्शन ऑफ ग्लूऑन्स। फोटॉन्स सिर्फ चार्ज्ड पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं लेकिन ग्लूऑन्स खुद भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यानी जब एक ग्लूऑन दूसरे ग्लूऑन के साथ इंटरेक्ट करता है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसी वजह से ये फोर्स बहुत छोटी रेंज तक ही काम करती है और न्यूक्लियस के बाहर जाने से कमज़ोर हो जाती है। नंबर 3 इज शॉर्ट इफेक्टिव रेंज। फिजिक्स के हिसाब से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज सिर्फ 1 to 2 फेम्टोमीटर्स होती है जो एक न्यूक्लियस के साइज जितनी होती है। इसका मतलब ये है कि ग्लूऑन्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर क्वार्क्स और हेड्रॉन्स को जोड़कर रखते हैं। न्यूक्लियस से बाहर जाते ही ये फोर्स 0 के बराबर हो जाती है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि ग्लूऑन्स शॉर्ट रेंज पार्टिकल्स हैं क्योंकि ये कन्फाइंड रहते हैं, मींस फ्री नहीं होते। ये सेल्फ इंटरेक्शन करते हैं जो उनकी रेंज को लिमिट कर देती है। उसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिबिट करते हैं और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करते हैं और दूर तक जाके वीक हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज why do gluons interact only with particles in the first 2 rows of the standard model? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ग्लूऑन सिर्फ स्टैंडर्ड मॉडल की पहली 2 रोज के पार्टिकल्स के साथ ही क्यों रिएक्ट करते हैं। सो एज वी नो ग्लूऑन्स वो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करते हैं और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर क्वार्क्स को जोड़ कर रखते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्लूऑन्स हर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। ये सिर्फ उन पार्टिकल्स को अफेक्ट करते हैं जो कलर चार्ज कैरी करते हैं। अब अगर हम स्टैंडर्ड मॉडल को टेबल की तरह देखें तो इसकी पहली 2 रोज में क्वार्क्स और लेप्टॉन्स होते हैं। क्वार्क्स मींस अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। ये सब कलर चार्ज कैरी करते हैं और ग्लूऑन्स इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जबकि लेप्टॉन्स मींस इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टो एंड न्यूट्रिनोज ये सब कलर चार्ज नहीं कैरी करते और ग्लूऑन्स इनके साथ इंटरेक्ट भी नहीं करते। अब सवाल ये है कि ग्लूऑन्स लेप्टॉन्स के साथ इंटरेक्ट क्यों नहीं करते। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि लेप्टॉन्स कलर चार्ज कैरी ही नहीं करते जिसकी वजह से ग्लूऑन्स इन पे कोई असर नहीं डालते। इसी तरह फोटोन, W एंड Z बोसॉन्स और हिग्स बोसॉन भी कलर चार्ज कैरी नहीं करते। इसी वजह से ग्लूऑन्स उनके साथ भी इंटरेक्ट नहीं करते।
तो कंक्लूजन ये है कि ग्लूऑन सिर्फ क्वार्क्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि सिर्फ क्वार्क्स कलर चार्ज कैरी करते हैं, जबकि लेप्टॉन्स और दूसरे बोसॉन्स कलर चार्ज नहीं रखते। इसी वजह से ग्लूऑन्स इनके साथ इंटरेक्ट भी नहीं करते। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट आर फेनमैन डायग्राम्स, व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकल्स दीज डायग्राम्स गिव। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि फेनमैन डायग्राम्स क्या है और पार्टिकल्स के बारे में ये डायग्राम्स हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। तो फेनमैन डायग्राम्स को हम पार्टिकल इंटरेक्शंस को आसान अंदाज में समझने के लिए यूज़ करते हैं और ये डायग्राम्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की इंटरेक्शंस को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये डायग्राम्स क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स और स्टैंडर्ड मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि फेनमैन डायग्राम्स क्या इंफॉर्मेशन देती हैं। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो ये डायग्राम हमें देती है वो है टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये डायग्राम्स दिखाती हैं कि कौन से पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स एंड न्यूट्रिनोज। नंबर 2, नेचर ऑफ इंटरेक्शन। ये डायग्राम्स बताती हैं कि कौन सी फोर्स काम कर रही है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि फोटोन एक्सचेंज के लिए होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो कि ग्लूऑन एक्सचेंज के लिए होती है, एंड वीक फोर्स जो कि W एंड Z बोसॉन एक्सचेंज के लिए होती है। नंबर 3, मीडिएटर पार्टिकल्स मींस बोसॉन्स। ये शो करते हैं कि कौन सा पार्टिकल फोर्स कैरी कर रहा है, जैसे कि फोटोन, ग्लूऑन या WZ बोसॉन्स। नंबर 4, पार्टिकल क्रिएशन एंड एनहिलेशन। ये डायग्राम्स बताती हैं कि पार्टिकल्स किस तरह क्रिएट या डिस्ट्रॉय होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एनहिलेशन। टाइम एंड स्पेस रिप्रेजेंटेशन। कुछ डायग्राम्स में हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को शो करता है और वर्टिकल एक्सिस स्पेस को। तो कंक्लूजन ये है, फेनमैन डायग्राम्स एक पावरफुल टूल है जो हमें पार्टिकल फिजिक्स को विजुअल फॉर्म में समझने में हेल्प करती हैं। इन डायग्राम्स को देखकर हम इजीली बता सकते हैं कि एक इंटरैक्शन कैसे हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। फिजिक्स में 2 तरीके के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। इन दोनों का बिहेवियर और प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है। क्वार्क्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कंबाइन होकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, जबकि लेप्टॉन्स अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रिनो। अब हम टेबल फॉर्म में इनका डिफरेंस देखेंगे। तो क्वार्क्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाने वाले पार्टिकल्स हैं, जबकि लेप्टॉन्स फ्री पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्स फील नहीं करते। अगर हम इन दोनों के इलेक्ट्रिक चार्ज को देखें तो क्वार्क्स फ्रैक्शनल चार्ज कैरी करते हैं, लाइक +2/3 और -1/3, जबकि लेप्टॉन्स होल चार्ज कैरी करते हैं, जैसे 0 या -1। अगर हम इन दोनों को स्ट्रॉन्ग फोर्स के रिस्पेक्ट से देखें तो क्वार्क्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को फील करते हैं, जबकि लेप्टॉन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को फील नहीं करते। क्वार्क्स की 6 टाइप्स हैं, जो कि हैं अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम, जबकि लेप्टॉन्स की भी 6 टाइप्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टो और न्यूट्रिनोज हैं। अगर हम इनकी एग्जिस्टेंस को कंसिडर करें तो क्वार्क्स हमेशा किसी ग्रुप में होते हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जबकि लेप्टॉन्स अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रिनो। क्वार्क्स के एग्जाम्पल में हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि लेप्टॉन्स के एग्जाम्पल में हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो कंक्लूजन ये है कि क्वार्क्स वो पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील करते हैं और हमेशा किसी ग्रुप में होते हैं, जबकि लेप्टॉन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स को भी फील नहीं करते और अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 is what advantages does circular particle accelerators have over the linear particle accelerators?
जी, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का लीनियर एक्सेलरेटर्स पर क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेटर्स हैं क्या। एक्सेलरेटर्स वो मशीन्स हैं जो चार्ज पार्टिकल्स को हाई स्पीड तक एक्सेलरेट करती हैं ताकि हम पार्टिकल फिजिक्स को समझ सकें। अब दो तरह के एक्सेलरेटर्स होते हैं। नंबर 1 इज लीनियर एक्सेलरेटर, ये पार्टिकल्स को सीधे रास्ते में एक्सेलरेट करते हैं। नंबर 2 इज सर्कुलर एक्सेलरेटर लाइक साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, ये पार्टिकल्स को गोल गोल घूमकर एक्सेलरेट करते हैं। अब हम इन दोनों का डिफरेंस कंसिडर करेंगे। सर्कुलर एक्सेलरेटर कम जगह लेता है क्योंकि ये पार्टिकल्स सर्कल में मूव करते हैं, जबकि लीनियर एक्सेलरेटर्स को बहुत लंबी जगह चाहिए क्योंकि ये पार्टिकल्स सीधे रास्ते में मूव करते हैं। सर्कुलर एक्सेलरेटर्स ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स बार बार एक्सेलरेट करते हैं, जबकि लीनियर एक्सेलरेटर्स लिमिटेड एनर्जी यूज़ करते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स सिर्फ एक दफ़ा ही एक्सेलरेट होते हैं। सर्कुलर एक्सेलरेटर्स सेम एक्सेलरेशन फील्ड मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं, जबकि लीनियर एक्सेलरेटर्स हर सेक्शन में एक ही दफ़ा यूज़ होते हैं, इसलिए ज़्यादा जगह और एनर्जी इन्हें रिक्वायर्ड होती है। सर्कुलर एक्सेलरेटर्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव और लेस कॉस्ट होते हैं, जबकि लीनियर एक्सेलरेटर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कॉन्टीन्यूअस ऑपरेशन, सर्कुलर एक्सेलरेटर्स कॉन्टीन्यूअस बीम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि लीनियर एक्सेलरेटर में बीम पल्सेस में आती है जो कि कॉन्टीन्यूअस नहीं होती। तो द कंक्लूजन इज, अगर हमें हाई एनर्जी कम जगह और कम कॉस्ट में चाहिए तो सर्कुलर एक्सेलरेटर्स बेस्ट हैं। इसी वजह से लार्ज हेड्रोन कोलाइडर जैसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स सर्कुलर एक्सेलरेटर्स का यूज़ करते हैं। Now the last question is, what is the difference between quantum field theory and string theory? In general, how do we determine if a particle reaction or decay occurs? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी का फ़र्क जो है उसको डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई पार्टिकल रिएक्शन या डिके होगा या नहीं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी का डिफरेंस क्या है। क्वांटम फील्ड थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल्स छोटे छोटे पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स के जरिए इंटरैक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं और ये थ्योरी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स की फाउंडेशन है। ये प्रैक्टिकली टेस्टेड और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड थ्योरी है। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल्स असल में छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होते हैं, ना कि पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा हर स्ट्रिंग की वाइब्रेशन मोड अलग पार्टिकल्स बनाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटोन। ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि ग्रेविटी को भी समझाने की कोशिश करती है। अभी तक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला, लेकिन ये एक पोटेंशियल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो सकती है। अब ये कैसे पता चलता है कि पार्टिकल रिएक्शन या डिके होगा या नहीं? तो कोई भी पार्टिकल रिएक्शन या डिके तभी होगा जब ये फंडामेंटल लॉज फॉलो करें। नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स टोटल एनर्जी रिएक्शन से पहले और बाद में बराबर होनी चाहिए। नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मीन्स टोटल चार्ज रिएक्शन से पहले और बाद में सेम रहना चाहिए। नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम रिएक्शन के दोनों साइड्स पे सेम होना चाहिए। नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ पिरियन एंड लेप्टॉन नंबर, मीन्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोस का टोटल काउंट सेम होना चाहिए। नंबर 5, अलाउड बाय फंडामेंटल फोर्सेस, मीन्स रिएक्शन सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर कोई रिएक्शन इन लॉज को वायलेट करता है तो वो रिएक्शन या डिके नेचर में नहीं होता। सो द कंक्लूजन इज, क्वांटम फील्ड थ्योरी पार्टिकल्स को पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स समझती है, जबकि स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं।
कोई भी रिएक्शन या डिके सिर्फ तभी होगा जब वो कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करेगा। अगर ये लॉज वायलेट हो रहे हैं तो वो रिएक्शन फॉरबिडन होगा। अब आपको क्वांटम फील्ड थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, फिनमैन डायग्राम्स और पार्टिकल रिएक्शंस का क्लियर आइडिया मिल गया होगा। तो आज हमने डिस्कस किया ग्लूऑन्स शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल्स क्यों हैं, ग्लूऑन्स सिर्फ स्टैंडर्ड मॉडल की पहली 2 रोज के पार्टिकल से ही इंटरैक्ट क्यों करते हैं, फिनमैन डायग्राम्स क्या होती हैं और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देती हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स में क्या डिफरेंसेस हैं, सर्कुलर एक्सेलरेटर्स का लीनियर एक्सेलरेटर्स पर क्या फ़ायदा है, क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी का क्या फ़र्क है और पार्टिकल रिएक्शन होने या ना होने का तरीका क्या है। अब आपकी बारी, कमेंट्स में लिखें फिजिक्स डायनामिक रॉक्स और बताएं कौन सा सवाल आपको सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और फिजिक्स डायनामिक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर इम्पोर्टेंट फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आसान तरीके से मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ फिजिक्स। अल्लाह हाफिज़।